ट्रैक इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोविजनल लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट, वो गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तहत जो है वो आ चुका है 28 फरवरी 2024 को। इसमें जो चीज़ें मेंशन है एक बार उसको ध्यान से देखते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर SCTO अगेंस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस, राइट। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, आप अगर उस पॉइंट्स को देखेंगे तो उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टोटल 11 पॉइंट्स है जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो इन 11 पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लीज़ आप में से किसी एक का माइक जो है वो ऑन है तो प्लीज़ माइक को आप सभी लोग म्यूट कंडीशन में ही रखें तो वो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, तो जो टोटल 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे की ओर करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला नंबर कुछ चीज़ें बताई गई है कि द OMR बेस्ड टेस्ट वाज कंडक्टेड। तो ये 20 अगस्त को आपका OMR बेस्ड टेस्ट कंडक्ट हुआ था। उसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट जो है वो 30 अक्टूबर को आपको यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद जो है उन लोगों को साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी वो लोग क्वालिफाई जो है उनको कॉल किया गया। एलिजिबल कैंडिडेट्स वेयर कॉल फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये आपका 6 दिसंबर और 8 दिसंबर, 2 से लेके 8 दिसंबर, यानी कि 6 तारीख, 7 तारीख और 8 दिसंबर के बीच में ये आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था। और टोटल 150 पोस्ट थे और इसमें कि 276 बच्चे जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास किए थे। आ, और इस 276 में से अभी जो रिसेंटली आपको लिस्ट आई है आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि पहली बार हुआ था, इसमें 241 बच्चे जो हैं इनको इसकी लिस्ट है। इसमें दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक वैसे कैंडिडेट है जिसकी मेजोरिटी है जो कि फिट है, और दूसरे ऐसे हैं जिनको कि आ, एक पैनल के अंतर्गत इनका री मेडिकल होगा। क्या होगा इनका? री मेडिकल होगा। ऐसे बच्चों की संख्या 15-16 के करीब है। तो अगर ये बच्चे पैनल के अंतर्गत जो री मेडिकल होगा उसमें अगर ये फिट डिक्लेयर किए जाते हैं तब तो ये पार्ट होंगे इस 241 के। अगर वो बच्चे मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो वो उतने लोगों की संख्या इसमें से कम हो जाएंगी। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो 150 थी, जबकि जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 241 का है। अगर मान के चले एक केस में कि ये 200 के 41 के 41 भी जो मेडिकली फिट हो जाते हैं, जो अभी अनफिट कंडीशन में है और रीमेडिकल के अंतर्गत है, तो क्या गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है आपको ये चीज़ें बाकी लोगों को एब्जॉर्ब करेगी या मौका देगी या नहीं देगी? तो इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि इस प्रोविज़नल लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है इसके बारे में बताया गया है। इस प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट की जो वैलिडिटी होगी वो 2 ईयर्स की होगी, यानी कि 2 साल की होगी। यानी कि गुजरात के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी मेट्रो बनेगी अंडर दी GMRC, वही है इसकी होल एंड सोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सपोज आपके अभी अहमदाबाद में है, राजकोट में होगा, या अन्य जितने भी सिटीज़ में आपको GMRC के अंतर्गत प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तो होगी ही होगी। तो मेरा ये अपना मानना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं 241 के 241 या जितने भी होते हैं उन सबको मौका मिलेगा कि वो गुजरात मेट्रो में एज ए SCTO ज्वाइन करें विद इन 2 ईयर्स के फ्रेम के अंतर्गत। 2 साल के बाद भी बच्चों को कॉल आए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी UPMRC के अंतर्गत जो प्रोविजनल लिस्ट थी, यानी कि वेटिंग लिस्ट, उसमें 2 साल के बाद भी बच्चों के कॉल तीसरे साल भी आया है, 2023 में भी आया है, जो कि 2021 का एग्जाम था। तो आप लोग एक होप तो अपने आप बना करके रखें। अगर आप मेरिट में नहीं भी हैं तो भी आपके पास एक चांस होगा कि अगले 2 साल के अंदर आपको SCTO के लिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आएगा। इज इट क्लियर? से यस या नो? से यस या नो एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो पहली चीज तो ये है कि होप नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज क्या है कि एक तो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं कि गुजरात मेट्रो के अंतर्गत आपको कई सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिलेगा। दूसरा ये है कि ये जो 241 है ना, इन 241 में से भी ये जरूरी नहीं है कि 100% लोग जो है वो ज्वाइन करें। कुछ बच्चे इसमें अभी भी ऐसे होंगे ना जो ज्वाइन नहीं करेंगे। रीज़न उसका है कि ऑलरेडी वो एक अच्छी सैलरी में है। मेरी नज़र में कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी अच्छी सैलरी में है,
और अगर वो उसको देखे कि 3 साल के बाद आपकी सैलरी गुजरात मेट्रो में 50,000 प्लस होगी, बट इनिशियली 3 साल के अंतर्गत आपकी सैलरी कम ही रहेगी, जो कि 20,000 के करीब की रहेगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। तो ऐसे बच्चों की भी संख्या होंगी, सीमित ही होंगी जो ज्वाइन नहीं करेंगे। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ कि बच्चे जैसे ही ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनकी कहीं और नौकरी नौकरी लग जाती है, जैसे कि सपोज एसएससी के थ्रू हो या किसी भी आप स्टेट पीसीएस में या जहाँ पर भी उनको अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी, वो वहाँ जाकर के ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी जो वैकेंसी होगी ना, वो वैकेंट हो जाएंगी, सीट जो है वो वैकेंट होंगे। तो अगेन मैं बोलूँ कि आप सभी 241 लोग जो हैं लकी पर्सन हैं, जिन्होंने सीबीएटी साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी क्वालिफाई किया। ना केवल क्वालिफाई किया, आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन में भी फिट हुए हैं। इज इट क्लियर? से यस या नो? Yes, sir. यानी आपको होप नहीं छोड़ना है, एक खुशी की बात है, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि आप एटलीस्ट इस प्रोविजनल लिस्ट में हैं या नहीं है। आइए अब हम यहीं पर जो है कुछ जो पॉइंट्स है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे जो चर्चा है वो उसको जारी रखेंगे। प्लीज़ माइक को म्यूट रखें, आप लोगों से कई बार हमने रिक्वेस्ट की है, माइक को म्यूट रखेंगे तो आप सभी के लिए बेहतर होगा। चलिए तो देखते हैं पहला नंबर जो चीज़ें बताई गई हैं, एक एक करके देखते हैं। तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया, यहाँ पर ये भी देख लिया कि 6 से 12 तक का हुआ था, और कैंडिडेट्स को 17/1 से लेके 18/1 तक जो डीवी के लिए कॉल किया गया था, चेकअप हुआ था, सारी चीज़ें। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड वो भी किया गया। अब यहाँ पे आता है कि बेस्ड ऑन द एबव द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन टू द स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर इज अनाउंस सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि टोटल यहाँ पर 11 कंडीशंस जो हैं वो बताई गई है इस प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। पहला चीज़ तो ये बताया गया है कि दिस इज प्रोविजनल लिस्ट। क्या बताया गया है यहाँ पर कि दिस इज अ प्रोविजनल लिस्ट, राइट, नॉट द सेलेक्शन लिस्ट और इम्पैनल लिस्ट। यानी कि इस लिस्ट को आप ये नहीं समझे कि इसमें आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली ये जीएमआरसी अपनी तरफ से ये पक्ष रख रही है कि इसके थ्रू आप ये दावा नहीं कर सकता है कोई कैंडिडेट कि मुझे आप ज्वाइनिंग दीजिए, नौकरी दीजिए। तो ये एक प्रोविजनल लिस्ट है। नॉर्मली क्या होता था पहले, बिफोर क्या होता था मैं आपको बताऊं। सपोज आप लोगों ने अगर GMRC 2.0 वाला रिजल्ट देखा होगा हमारा यूट्यूब पे, तो उसमें क्या था कि जो रिजल्ट निकले थे, जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी, उसमें इन्होंने निकाला था, एक तो मेरिट वाइज लिस्ट निकाली थी और दूसरा निकाला था वेट लिस्ट, राइट। तो वेट लिस्ट में ऑलमोस्ट 16 के करीब बचे थे और इधर जो है आपको 20 प्लस के करीब बचे थे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी थी उससे कम से कम 8 से 10 ज़्यादा लोगों को इन्होंने लिया था। तो दो अलग अलग लिस्ट निकाली थी और मेरी वेटिंग लिस्ट से भी बच्चों को कॉल किया गया था। ये चीज़ें पहले होती थी। इवन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भी सेम चीज़ होता था कि मेरिट लिस्ट अलग निकालते थे और साइको पास करने वाले बच्चों की लिस्ट अलग निकालते थे। बट इस बार एक तरह से इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट को निकाला है और इस प्रोविजनल लिस्ट को दूसरे शब्दों में कहा जाता है शैडो पैनल। ध्यान दीजिएगा मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शैडो पैनल। यानी कि जो भी वैकेंसी या जो भी रिक्रूटमेंट होगा नियर फ्यूचर गुजरात मेट्रो में फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर, वो इसी लिस्ट के अंतर्गत होगा, बाहर से कोई और नहीं होगा। और फर्दर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा अनटिल अनलेस ये सारे बच्चे नहीं इसके अंतर्गत एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो ये चीज़ हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द पार्ट 2 अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो स्टेट लैंग्वेज है गुजराती, उसके अलावा ड्यूली कंसिडरिंग द सिक्योरिंग मिनिमम स्कोर ऑफ गुजराती लैंग्वेज, जिसके बारे में बात की, एज पर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड कंसिडरिंग द फॉलोइंग कट ऑफ स्कोर एंड मेडिकल फिटनेस। यानी कि जो ये मेरिट लिस्ट है, ये प्रोविजनल लिस्ट है जो कि मेरिट वाइज है। इसका जो आधार है वो ये है कि आपका जो पार्ट 2 के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपके मार्क्स आए थे, उसमें आपकी जो रैंकिंग रही थी उसी के आधार पर आपका ये सारा का सारा चीज़ है। अब इसमें आप छोटी सी चीज़ और ये देखेंगे आप कि यहाँ पे बताया कि द एलिजिबल कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड द, ये तो ये हो गया यहाँ पर फिटनेस। तो पार्टिकुलर्स ये हो गया गुजराती, तो गुजराती तो इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये है ऑब्टेन मार्क्स इन पार्ट 2 अदर सब्जेक्ट, इसमें आपके 100 मार्क्स के टोटल थे, कट ऑफ 30 था जनरल वालों के लिए, और SC ST SC BC और EWS के लिए आपको इस प्रकार के मार्क्स थे, उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ दिया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 के लिए।
3 बोलता है द कैंडिडेट्स हु हैव अवेल्ड द रिलैक्सेशन एज पर द रिजर्वेशन रूल्स दैट इज गुजराती लैंग्वेज टेस्ट स्कोर मेरिट स्कोर obtained in part 2 other subject duly considering the securing minimum score in the गुजराती लैंग्वेज टेस्ट। तो ये बेसिकली वही चीज़ें दी गई हैं जो ऊपर बताया गया है। पॉइंट नंबर 4 में है द कैंडिडेट्स बिलोंग टू रोस्टर कैटेगरीज। ये इंपॉर्टेंट है कि रोस्टर कैटेगरीज क्या है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रोस्टर कैटेगरीज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स shall be considered against recruitment of general category or their respective reserved category। यानी कि जो भी इस रोस्टर कैटेगरी के अंतर्गत थे उनको या तो जो उनकी मेरिट है उसके आधार पर आइदर उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, या फिर अगर वो जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनका जो भी रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी होगा, चाहे वो एससी हो एसटी हो, उसके अंतर्गत वो आएंगे। द रोस्टर कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव बीन गिवन relaxation in age and percentage as mentioned in the clause number 3 shall be considered again the roster requirement only। अब मुझे बताइए आप में से किसी को आइडिया है ये रोस्टर कैटेगरी या रोस्टर रिक्वायरमेंट क्या है? एनीवन? जी बताइए। कोई भी बताइए। अमित आपको आइडिया है? सर मेरा ऐसा मानना है कि जी। जिस जिस कास्ट को जितने परसेंट मिला है, मान लो कि एससीबीसी को 27% मिलता है जी। रिजर्वेशन, हम्म। तो इसी उसी हिसाब से 41 सीट हुई है। जी। तो पहले जो आएगा 61 जनरल, मतलब कि यूआर में, वो सब सभी कास्ट को मिलेगा। और जी। उसके बाद बाद का एससीबीसी वालों को एससीबीसी में 41 को मिलेगा, ऐसा है। ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताना चाहते हो? दिग्विजय आप? और सर, और ऐसा भी लगता है कि वो जो एज का और मार्क का भी रिलैक्सेशन जिन्होंने लिया है, उसको उसकी उसकी कास्ट में ही मिलेगा, मान लो कि मेरिट में आगे ही क्यों ना हो। ओके, जो उन्होंने रिलैक्सेशन लिया है एज का और उसका, तो उसको उसकी कास्ट में ही मिलेगा, अदर देन नहीं मिलेगा। बट जो भी कैटेगरी वाइज होंगे, ओके, मीन्स कि जिनको रिलैक्सेशन मिला होगा, एक तो हो गया कि सपोज मान के चलिए कि 28 हो गया नॉर्मल एज, तो अगर कोई 29 का बंदा है और जिसने रिलैक्सेशन लिया है, तो 29 वाला जो है वो अपनी कैटेगरी में ही काउंट होगा, ना कि 28 वाले में। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। ओके, दिग्विजय आप कुछ कहना चाहेंगे या प्रतीक आप? एनीवन एल्स? श्रीकांत आप बताना चाहेंगे कुछ, या मयंक? ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और फिर देखते हैं। नेक्स्ट पहले तो देखते हैं कि पॉइंट नंबर 4 में द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रोस्टर कैटेगरीज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट शेल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल कैटेगरी और देयर रेस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी। The roster category candidates who have been given relaxation in the age and percentage as mentioned in the clause 3 shall be considered again the roster requirement only। यानी वो जिस कैटेगरी से जिन्होंने लाभ लिया है, जिस भी कैटेगरी से वो इसके लाभार्थी रहे हैं, वो उनका जो कंसिडरेशन होगा उस कैटेगरी के अंतर्गत ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 है देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु आर रेफर्ड टू स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। बेस्ड ऑन देयर मेडिकल चेकअप टेस्ट एंड आर नाइदर डिक्लेयर्ड अनफिट। यानी ऐसे कैंडिडेट जो कि अनफिट नहीं हुए हैं। आपको मालूम होगा कि टोटल 276 थी जिन्होंने कि मेडिकल के लिए साइको में क्वालिफाई हुए थे, और 241 जो है, यानी कि आप देखें तो 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अनफिट डिक्लेयर हो चुके हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा 235 में वैसे कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं और ना ही फिट डिक्लेयर हुए हैं, वो अभी बीच में है क्योंकि उनका री मेडिकल होना है। तो वैसे कैंडिडेट्स का भी इसमें आपको नाम है इस प्रोविजनल लिस्ट में। एज ऑफ नाउ सच कैंडिडेट्स हैव बीन कंसिडर्ड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, हाउएवर देयर सिलेक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज पर देयर ऑर्डर ऑफ मेरिट एज एंड व्हेन दे डिक्लेयर फिट बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड फॉर द सेड पोस्ट। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन सभी लोगों को
फिट होना पड़ेगा, और फिट होने के बाद जो भी जिस भी मेरिट या रैंक में वो आते हैं वहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा। पॉइंट नंबर 6 है द कैंडिडेट्स हु विल नॉट सबमिट नेसेसरी टेस्टिमोनियल्स on requirement by their office to substantiate the details regarding their age, qualification, requested medical fitness, and as per the other notification etc. shall not be considered for selection irrespective of their order of merit। तो ये तो एक नॉर्मल और जनरल सी चीज़ें हैं पॉइंट नंबर 6, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं नौकरी के लिए तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है वो आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बट नॉट फुलफिलिंग द लेड डाउन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन shall not be considered, that is requisite qualification, age limit, medical fitness etc. at any point of time। ये भी एक जनरल आपको चीज़ें हैं कि जिनके पास अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो है लेकिन एक्चुअल में जो है आप फुलफिल नहीं करते। जैसे आपको मालूम होगा कि कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके कारण वो एग्ज़ाम में तो बैठ जाते हैं लेकिन बाद में वो क्या होते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया था या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है एक्चुअल देना चाहिए वो नहीं दिया। तो पॉइंट नंबर 7 इसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं कि पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा गया है। कहा गया है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी डिस्प्यूट बिटवीन द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्लेस्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट एंड द फिजिकल मेरिट लिस्ट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न एजेंसी द फिजिकल मेरिट शैल बी प्रीवेल। यानी कि जो फिजिकल आपका सर्टिफिकेट्स जो भी आप देंगे ना वो उसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने सॉफ्ट कॉपी में क्या दिया था वो डजेंट मैटर, लेकिन ये आपका मैटर करेगा। इसीलिए आपको अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट जो भी है, ऑलरेडी आप लोगों का डीवी हो चुका है तो इसको आप अपना पुख्ता करके रखें। पॉइंट नंबर 9 है इन द इवेंट ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन्ड आइडेंटिकल मार्क्स, जो कि कट ऑफ मार्क्स है, ऑफ द ओल्डर कैंडिडेट, द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड अहेड ऑफ similarly placed younger candidates and subsequently on the basis of alphabetical order on their merit first name। ये भी एक इन जनरल है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जब भी इसमें एग्जामिनेशन होता है तो इसमें ये होता है कि अगर सपोज मान लीजिए 50 नंबर पे 2 कैंडिडेट हैं और सीट एक ही है और एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है, राइट। तो आपको मालूम है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों का देखा जाएगा कि क्या है, दोनों में से कौन जो है आपको है कैंडिडेट्स, और उसमें भी जिसका अल्फ़ाबेटिकली अगर सपोज उनका जो डेट ऑफ बर्थ है एज भी सेम टू सेम है तो उस केस में जो आपके अल्फ़ाबेट के पहले अक्षर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सीनियरिटी डिसाइड होगी। सपोज अगर कोई आर नाम से है, आर के बाद एस आता है तो आर को पहले वेटेज मिलेगा। इसी के बारे में यहाँ पर बात की। पॉइंट नंबर 10 है इंक्लूजन ऑफ इन दिस प्रोविजनल लिस्ट डज नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन और इम्पैनलमेंट। तो ये तो पहले भी बताया गया है। पॉइंट नंबर 11 है फाइनल सिलेक्शन सेल बी ड्रॉन कीपिंग इन व्यू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल सिलेक्शन सेल बी ड्रॉन कीपिंग इन व्यू ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। यानी कि ये 241 लोगों के लिए तो यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, लेकिन जो वैकेंसी अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से बच्चों को उठाया जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर डिक्लेयर्ड मेडिकल फिटनेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इसके बारे में बताया गया है। जो आपके एडवर्टीजमेंट हुआ था उसमें 150 पोस्ट थी, जिसमें कि यूआर के लिए 61 थी, एससीबीसी के लिए 41, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15, और इन सभी का योग करेंगे तो कुल जमा 150 आपको होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों के जो है यहाँ पर मेरिट वाइज है। यहाँ पे मैंने ग्रीन जो लाइन आपको हाईलाइट कर रखा है वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियल नंबर 22 पे देखेंगे, ये रोल नंबर है, ये बोर्ड रेफर है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। जैसे अगर हम आगे और जाएंगे ये तो एक दिखे, नेक्स्ट देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 33 नंबर पे 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए, 10 हुए, 11 हुए, 12 हुए, 13 हुए, और एक और यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। तो टोटल 14 कैंडिडेट हैं जो कि आपको अभी इनका रिजल्ट आना बाकी है आउट ऑफ 241। यानी आप बात करें तो 227 कैंडिडेट्स ऐसे हैं
जो कि 100% फिट है, और इनको आपको एज पर देयर मेरिट जो 150 है उसमें उनकी ज्वाइनिंग होगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज। यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन किया गया है, उसको भी एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। लेट्स से, राइट, प्लीज नोट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट shall be drawn in order of merit considering the roster requirement and actual available vacancy to be filled in. In case of candidate appointed from the selected list does not report or in case of vacancy arises due to, देखिए यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है, और यही आपके लिए होप है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अभी 150 की रेंज से बाहर हैं। यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि इन केस द कैंडिडेट अपॉइंटेड फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट डज नॉट रिपोर्ट, यानी अगर ऐसे कैंडिडेट जिसको कि कॉल किया गया है इस सिलेक्शन लिस्ट में के लिए, और वो अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं, डज नॉट रिपोर्ट, और इन केस ऑफ एनी वैकेंसी अराइजेज ड्यू टू रेजिग्नेशन और लेफ्ट एम्प्लॉय और ड्यू टू सैंक्शन ऑफ न्यू पोस्ट, प्रेस सिलेक्शन लिस्ट शैल बी ड्रॉन फ्रॉम दिस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसी की बात मैं कह रहा था, द वैलिडिटी ऑफ प्रोविजनल लिस्ट शैल बी फॉर द 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस मेरिट लिस्ट। यानी कि जो आप लोग का ये लिस्ट आया है वो 28 फरवरी का आया है, 28/2/2024 का, और ये लिस्ट जो वैलिड होगा वो आपको 27 फरवरी 2026 तक वैलिड होगा। तो इसके अंतर्गत देखिए, अगर कोई कैंडिडेट 241 में से रिपोर्ट नहीं करता है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरी बात बोला जा रहा है कि वैकेंसी जो है वो अराइज होती है ड्यू टू रेजिग्नेशन, दूसरा हो गया, या फिर कोई एम्प्लॉय जो है वो लेफ्ट एम्प्लॉय, तीसरा हो गया, और ड्यू टू सैंक्शन ऑफ न्यू पोस्ट, 4 चीज़ें। यानी कि 4 चीज़ें हैं कि नए पोस्ट का भी क्रिएशन किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जीएमआरसी गुजरात मेट्रो के अंतर्गत गुजरात के विभिन्न शहरों में मेट्रो के काम चल रहे हैं और नियर फ्यूचर और भी चलेंगे, तो उसमें इन सभी लोगों को बुलाया जाएगा। तभी मैंने आपको बोला कि जितने लोग हैं उन सब के लिए हाईयर चांस है कि उनको कॉल लेटर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। इसके अलावा आपका अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, एनीवन। सर अब आप ही समझा दीजिए रोस्टर क्या है। हाँ, अब ये रोस्टर वाला क्या है, जो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में आई मुझे, क्योंकि मैंने नॉर्मली रोस्टर ये होता है, जो मेट्रो में जब आप ड्यूटी में जाएंगे तो उसमें रोस्टर ड्यूटीज़ ये होती है कि शिफ्ट की ड्यूटी को रोस्टर ड्यूटी कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। अगर मान लीजिए ट्रेन ऑपरेटर में आप जाएंगे तो वहाँ पर 2 ही शिफ्ट होती है, आइदर मॉर्निंग या इवनिंग या जनरल कह लीजिए। नाइट शिफ्ट उसमें नहीं होती, बहुत रेयर होती है टेस्टिंग वगैरह में। नहीं तो जो स्टेशन कंट्रोलर की ड्यूटी होती है वो शिफ्ट वाइज होती है, उसको हम रोस्टर ड्यूटी कहते हैं। मॉर्निंग ड्यूटी लगेगी, इवनिंग ड्यूटी लगेगी, नाइट ड्यूटी लगेगी। वो तो एक पॉइंट हुआ। बट जैसा कि यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं और जैसा कि अमित ने भी इस चीज़ को बताया, हाईलाइट किया, वो इससे ये पता चलता है कि द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रोस्टर कैटेगरीज, यहाँ ड्यूटी की बात नहीं की गई है, रोस्टर कैटेगरी की बात की गई है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका ये है टोटल अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसमें आपका सिलेक्शन किस रूप में हुआ है, या आपने उस आरक्षण का लाभ लेकर के यहाँ तक ज्वाइन किया है, उसके बेस पे है कि अगर आपने लाभ लिया है तो आपको उसी में कंसीडर किया जाएगा, ना कि आप जनरल के लिए फाइट करेंगे। इज इट क्लियर? चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा ही क्यों ना हो, तो भी आपको उसी के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। मतलब जो मुझे अभी इसको पढ़ करके समझ में आ रहा है, बाकी मैं जीएमआरसी में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे बात करके इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ आपको ग्रुप में बताऊंगा। तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बता दूंगा। बाकी आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो इससे लेकर के तो प्लीज़ साझा कर सकते हैं, या कुछ और पूछना। सर हाँ, नाम के सर साथ। मेरा एक सर सर मयंक बात मैं कर रहा हूँ। अभी जो इन लोगों को मेल आया किस हिसाब से आया, मतलब मेरिट वाइज आया या फिर ऐसे ही रैंडम? नहीं, रैंडम नहीं होगा। आप अगर देखें, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि है ना कितने लोगों को आया है, और उसमें अब पोल में भी बच्चों के अपने आंसर्स आए हैं, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं आए हैं। तो जो लोग मेरिट में होंगे और उसमें भी कैटेगरी वाइज आया होगा,
जैसे कि सपोज जनरल वालों को, यूआर वालों को सेव लिया होगा, हर एक कैटेगरी से कुछ कुछ लोगों को लिया होगा। ओके सर। ठीक है, आप में से भी कोई है, जैसे अभी यहाँ पे प्रूव होगा, अभी आप लोग 29 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, और अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें कि कितने लोगों को कॉल आया है, तो आप लोग बताते चलिए, हम लोग अभी जस्ट चेक कर लेंगे। सर माई सेल्फ अमन। हाँ अमन बताइए। हाँ जी सर, मेरे को मेल आया है, जी, कॉल लेटर आ गया है मेरा मेल में। तो और आपकी मेरे कैटेगरी को क्या उस है अमन? रिगार्ड मैं वैसे ईडब्ल्यूएस से मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरी रैंक 70 है। 70। 7070। यस सर। ओके, तो 7070 है, तो आप किस में आए हैं? यूआर में आए हैं या नहीं आए, क्योंकि यूआर के लिए तो 61 है। लेकिन सर जो 61 है, लेकिन उसमें कई लोग जो हैं वो 28 प्लस हैं, मोर देन 10। ओके, यानी कि 10 लोग ऐसे हैं जो कि मोर देन 28 प्लस हैं, तो वो लोग वापस अपनी कैटेगरी में जाएंगे। हाँ, सो मुझे जहाँ तक एज फार एज आई नो, मैं यूआर में आया हूँ, जहाँ ओके। तक मुझे लगता है। ओके, यानी कि आपको यूआर में कंसिडर करके फिर आपको कॉल लेटर बुलाया गया है। ओके, तो चलिए, एक जी तो सर। अमन हो गए, और कोई स्टूडेंट है जिनको कॉल लेटर आया है, नाम के साथ बताइए। एनीवन? हाँ सर। हाँ नाम बताइए हेलो, प्लीज, हाँ नाम। प्रतीक बोल रहा हूँ। प्रतीक? प्रतीक, हाँ। जी प्रतीक बताइए, आपका कैटेगरी क्या है? मेरा एसटी में है और मेरा 99 नंबर था। ओके, एसटी में था, हेलो। और अभी का जो लिस्ट है उसमें 99 नंबर है आपका। 93, सॉरी। अच्छा सॉरी, आपका अभी के लिस्ट के अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं कि आपका 93 है। हाँ, जो अभी लिस्ट आया ना प्रोविजनल, उसमें जी जी 93 नंबर था। जी। और एसटी कैटेगरी है। ओके, एसटी कैटेगरी है, तो अगेन आपके लिए भी है कि आप यूआर में काउंट हुए होंगे। अच्छा मुझे बताइए, आपने एसटी कैटेगरी से तो है, बट क्या आपकी एज और है ना रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई बेनिफिट तो नहीं लिया है ना? हाँ, लिया है मैंने। लिया है तो? रिजर्वेशन लिया है मैंने, 28 प्लस है मेरा। ओके, यानी अगर आप 28 प्लस हैं तो फिर आपका मेरिट में आप ऊपर आए होंगे, यानी आपके मार्क्स अच्छे होंगे तभी आप यहाँ पर आए हैं, आप जनरल में काउंट सही नहीं है। होंगे। हाँ सही है, मेरी कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो यूआर में नहीं हुआ है, आपका एसटी में ही हुआ है, और आपको कॉल लेटर आ गया है। हाँ। हाँ, आ गया है। तो देखिए अगेन मैं बताऊं कि अभी देखें तो हमारे पास यूआर की कैटेगरी में अमन का कॉल लेटर आया है, और एसटी की कैटेगरी में प्रतीक का आया है। और कोई स्टूडेंट है तो बताएं प्लीज। सर हाँ नाम मेरा के नाम साथ। प्रियकांत सर, है। प्रियकांत। सॉरी? प्रियकांत। प्रियकांत। ओके प्रियकांत, आपकी कैटेगरी क्या है प्रियकांत? ST। एसटी है, और अभी जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें आपका रैंक क्या है? 78। सॉरी, 78। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। 78। 78 बोल रहा है सर। ओके 78 है। ओके, तो प्रियकांत आपने कोई कैटेगरी का बेनिफिट लिया है, यस या नो? हाँ, जब फॉर्म था ना, तब मेरी इंसान थी, लेकिन एग्जाम मेरी बजट अगस्त में आई है, तब पेंडिंग हो गई है। ओके, यानी कि आपको भी जो कॉल आया है वो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आया है, और आपका जो 78 प्रोविजनल लिस्ट में है इसीलिए है क्योंकि आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, इसीलिए आप मेरिट में ऊपर आए हैं। क्लियर प्रियकांत? ओके, प्रियकांत के अलावा और कोई है कैंडिडेट, ओबीसी वाले हों, ईडब्ल्यूएस वाले हों? यस सर, दिग्विजय। हाँ दिग्विजय प्लीज बताइए, आपकी क्या है? सर, SC BC कैटेगरी। ओके, आप एस ई बी सी कैटेगरी से हैं, और आपका प्रोविजनल लिस्ट हाँ, में रैंक क्या है? 54। 54 है, या और हाँ, आपने अपनी कैटेगरी का लाभ लिया है या नहीं लिया है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं। लिया है, यानी कि आप जो है नहीं। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आए हैं, जो 61 पोस्ट थी उसके अंतर्गत आए हैं, और आपके मार्क्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छे होंगे तभी आप इसके यहाँ तक आए हैं, राइट? ओके, यस सर। यानी अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएशन मिल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस भी मिले, एसटी के 2 मिले, एससी बीसी के मिले,
और भी कोई है कैंडिडेट, प्लीज बताइए। यस सर। हेलो सर। हेलो। हाँ, नाम बताइए। हेलो। जी जी, नाम। जी, नाम के साथ बताएं, जो भी अपना बता रहे हैं ना, प्लीज नाम के साथ बताएं। हेलो। यस विशाल ये। परमार सर। हाँ, हेलो। विशाल यस। बताएं। यस सर। सर मैं एससीबीसी कैटेगरी से हूँ। जी या मेरा रैंक 46 था। जी। और मेरा भी ईमेल पे आया है ये अपना ऑफर लेटर। ओके, ऑफर लेटर आया है, तो मुझे एक चीज बताइएगा, आपने कैटेगरी का लाभ लिया है या नहीं लिया है? हाँ हाँ, मैंने कैटेगरी का लाभ तो लिया है मेरा, क्योंकि मेरा 28 प्लस है। ओके, तो यानी आप 28 प्लस है, कैटेगरी के लाभ यानी एज रिलैक्सेशन लिया है। इसके यस अकॉर्डिंग यस। आपका जो है, आप यूआर के अंतर्गत नहीं आए हैं, आप अपनी कैटेगरी के अंतर्गत ही आए हैं, और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होंगे, तभी आपका रैंक 46 है। इज इट क्लियर? ओके ओके। ठीक है। यस सर। तो अब ओके ओके। आप लोगों के मन में जो ये प्रश्न था, अभी हमने केवल इतने सर से। सर हाँ। हेलो सर। यस यस। सर मेरा नाम करण है। यस और करण। मैं एससी कैटेगरी से हूँ। जी और मैंने भी एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है। जी और जो मेरा मेरिट नंबर है वो 76 है। जी जी और मुझे ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया, और मतलब मेरे पीछे वाले भी दो तीन लोग जो एससी वाले हैं ना, जी उन जी। लोगों का आया हुआ है अभी तक। तो उन लोगों ने फिर मेरिट का लाभ नहीं लिया होगा, नहीं, मतलब उनमें जो, से एक दो है ना, उन लोगों का भी मतलब एक दो वाले हैं ना, उनका है एज रिलैक्सेशन, उन्होंने लिया हुआ है। मतलब आप ये श्योर हैं, गारंटेड है? हाँ, मैंने लिस्ट में एक बार वो क्रॉस वेरीफाई किया था। ओके, देखिए, समझने वाली बात ये है करण, कि सपोज आपका लिस्ट में आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 76 रैंक है, अभी जो प्रोविजनल लिस्ट है, और आपको अभी कॉल लेटर नहीं आया है, और आप कह रहे हैं कि आप 76 के बाद वाले कैंडिडेट्स का कॉल लेटर आया है एससी कैटेगरी हम्म। में ही, राइट? तो हाँ। तो इसके जो दो वजह हो सकते हैं, एक तो ये है कि वो यूआर के अंतर्गत काउंट हुए हो और उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया हो एज रिलेक्शन और बाकी चीज़ों का। नहीं सर, वो एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है। उन्होंने लिया हुआ है, तो फिर तो आपका हाँ, पहले आना यस। चाहिए, क्योंकि आप मेरिट में पहले नंबर पे हैं। हाँ सर, इसीलिए वही आइडिया नहीं चल रहा है कि इन लोगों ने मतलब किस तरह से मेल दिया हुआ है, नहीं रैंडम दिया हुआ है या। नहीं, रैंडम तो कभी भी नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, आप पढ़ें उस पर, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और मेरिट का मतलब ही होता है कि क्रम से होंगे, वन नहीं टू। सर, इसके नहीं, मेल मेल जो आया ना उसका, उसकी बात कर रहा हूँ। मेल किस तरह से सेंड किया ना, उसका पता नहीं है। नहीं, उसी चीज के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे ना, तो इस हायरकी को वो नहीं नकार सकते हैं, वो हमेशा इसी कैटेगरी के अंतर्गत जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें 5 लोगों को बुलाना है, तो हर कैटेगरी से एक एक लोगों को बुला ले, ये पॉसिबिलिटी है। तो मुझे ये हो सकता है कि कई बार मेल आप अपने स्पैम में जा करके चेक कीजिए। हाँ सर, वो तो चेक किया मैंने, स्पैम में वगैरह सब में। हाँ, वो किए, या फिर वेट कर लीजिए, हो सकता है कल तक आ जाए। कई बार टेक्निकल इशू की वजह से भी लेट मेल्स आते हैं, ठीक है सर। तो उसका वेट कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो आप जो है, क्योंकि आपका 76 है, तो इतना तो तय है कि आपको 100% कॉल तो आएगा ही आएगा, राइट? हाँ। हाँ, और बस। मेरे ऊपर जो 70 नंबर वाला है वो भी एससी कैटेगरी का ही है, उसका भी एज रिलैक्सेशन है, तो उसका भी नहीं आया हुआ है। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो वो यूआर में काउंट हो गए हों, तो उस वजह से उनको पहले कॉल कर लिया गया हो, क्योंकि वो एक रेशियो के हिसाब से ही करेंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखना चाहें, तो मैं दिखाऊँ। और सर वैसे अगर टोटल से भी देखा जाए ना, तो हाँ शुरू से भी अगर एससी की सीट काउंट करते हैं ना, जो लोग सिलेक्ट हुए, जी तो भी इसमें 76 पे मेरा मतलब वो जो कैटेगरी के अंदर ही है मेरा, वैसे भी नाम फिर भी जी जी 11 जी, के अंदर इंक्लूड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उस रूप में आ सकते हैं। मैं बस वो देख रहा था कि किस पेज में आपको ये रहा, जैसे ये यहाँ पर ही आपको मेंशन क्लियरली है कि टोटल 150 है, तो यूआर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है? यूआर में है। तो यूआर, चाहे यूआर में एससीबीसी के भी बंदे आ सकते हैं, एससी के भी आ सकते हैं, एसटी के भी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको, चाहे उसका क्रम जो भी हो, वो उस कैटेगरी के अंतर्गत आपको आते हुए दिखेंगे। तो आप रेशियो भी देखेंगे तो उसी हिसाब से कॉल होगा। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपको वो कॉल किया जाता है ना, तो बैच के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली एक बैच में 30 से 40 स्टूडेंट्स रखते हैं। अगर उनको 4 बैच बनाना हो, 3 बैच बनाना हो, तो उसी हिसाब से वो कॉल करेंगे और उसी रेशियो में वो कॉल करेंगे।
कि हमने इस तरह से कॉल कर लिया, या फिर आप एक क्रम से इसको ले लेंगे और उसके आधार पे करेंगे। 2 तरह के तरीके होते हैं करने। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। सर अमन, हाँ हेलो अमन बताइए। सर, मेरा डाउट है कि मुझे मेल आया ना, उसमें जी लिखा हुआ है कि आपको 3 दिन में एक्सेप्ट करना है ये ऑफर। जी जी। तो सर वो कैसे करना है, मतलब उसकी प्रोसेस क्या है? सिर्फ लिखना है या आई एक्सेप्टेड दिस, और या फिर हमको साइन करके वापस भेजना है? क्या प्रोसेस उसमें है? प्रोसीजर लिखा होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप में से कोई भी स्टूडेंट crackpsycho@gmail.com पे उसको जो आपको मेल आया है वो मुझे भेजिए, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ें भेजा करनी है है। सर। अच्छा भेजा है आपने, अभी देखता जी हूँ। सर। ये प्रतीक का आ गया है, देखता हूँ। विजिबल है ना आप सभी लोगों को? यस सर। तो जैसे देखिए ये प्रतीक का है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें बताया सब्जेक्ट ऑफर लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी। तो एज ए ट्रेनी ही आपको लिया जा रहा है, स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर नाम के साथ दिया, विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड दिस एंड दिस, बेस्ड ऑन योर सब्सिक्वेंट रिजल्ट और ऑफ OMR बेस्ड एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट, GMRC लिमिटेड हैज प्लेजर इन गिविंग यू एन ऑफर in our organization as a trainee station controller train operator. This offer has taken from your date of joining shall be on 11 मार्च को इनकी ज्वाइनिंग होगी। As per the policy of organization, the training probation period applicable to you shall be 2 years from the date of joining। यानी 11 मार्च को जो भी लोग ज्वाइन करेंगे तो 11 मार्च 2024 से लेकर के 10 मार्च 2026 तक जो है उनका प्रोबेशन पीरियड होगा। तो प्रोबेशन पीरियड्स के अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। नेक्स्ट आता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन 11 मार्च 2024 10 बजे GMRC लिमिटेड अपरेल पार्क डिपो लेट शास्त्री, जो इनका ऑफिस है वहाँ पे इनको बुलाया गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी कि श्योरिटी बॉन्ड वगैरह आपको देना है, यू आर सपोज टू अंडरगो अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर्मुलेटेड बाय कंपनी एट गांधीनगर अहमदाबाद। तो गांधीनगर या अहमदाबाद कहीं पर भी वो चीज़ें आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। हाउएवर as and when required your service will be transferable to any department office in India or any other position in the company। यानी कि आपको ना केवल गुजरात के लिए, पूरे भारतवर्ष में भी कहीं भी भेजा जा सकता है, विदेशों में भी भेजा जा सकता है। सेकेंड है, योर इनिशियल ट्रेनिंग स्टाइपेंड would be 16,000 per month। beside this you are eligible for mediclaim coverage for you and your family and group personal accidental of yourself। other entitlement will be as per company policy। after successful completion of 2-year training probation you may be appointed as station controller train operator on contract basis for a period of 5 years in the prescribed pay scale as indicated in recruitment notification। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अगले 2 साल तक के लिए आपकी जो सैलरी होगी वो 16,000 पर मंथ होगी, बट इसके अलावा आपको मेडिक्लेम का कवरेज मिलेगा, ना केवल आपके लिए बल्कि आपकी जो डिपेंडेंट फैमिली होगी उसका भी मिलेगा। उसके अलावा एक्सीडेंटल कवरेज भी मिलेगा। उसके अलावा अदर इंटाइटलमेंट्स जो होंगी ना, जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, वो भी आपको एज पर GMRC की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट है कि जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको अपॉइंटेड किया जाएगा एज ए स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर। वो भी फिर बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी आप टोटल देखें तो 7 साल की आपकी नौकरी, यानी कि पहले 2 साल में आपको 16,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद के अगले 5 साल में जो आपका नॉर्मल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट बताया गया, योर परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड and depending upon your performance you will be posted at required location as decided by the management। यानी जो आपका ट्रेनिंग है उसमें आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसको देखते हुए आपको लोकेशन पे कहाँ पर मैनेजमेंट डिसाइड कर दी होगी, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग देगी। इफ़ योर परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी द मैनेजमेंट हैज़ द राइट टू एक्सटेंड योर ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड फर्दर और टर्मिनेट दिस ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन।
तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताया गया है कि अगर आपका ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो या तो दो ऑप्शन है कि आपका ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड को और लंबा बढ़ा दिया जाए, या आपको जो ये ऑफर दिया गया है जॉब का उसी को टर्मिनेट कर दिया जाए बिना किसी रीज़न के। मतलब रीज़न तो है ही कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है, यू हैव टू एग्जीक्यूट ए सियोरिटी बॉन्ड फॉर 3 years with bond amount of 2,50,000 on a non-judicial stamp paper rupees 300. A copy of surety bond is enclosed. यहाँ पे इसकी एक कॉपी दी गई है। You shall work in the company for a minimum period of 36 months, यानी 3 साल, including training, on the terms and condition of the company. If you are leaving before completing the 36 months, यानी 3 साल के पहले आप इसको छोड़ते हैं, the expense shall be recovered from you as per the terms and condition of the appointment. इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे आप में से कई बच्चे डर रहे होंगे कि मुझे 2.5 लाख देने पड़ेंगे, तो 2.5 लाख आपको नहीं देने हैं। 300 रुपये का आपका एक नॉन जुडिशियल सियोरिटी बॉन्ड पेपर होता है। उस 300 रुपये के राशि पे आपको 2.5 लाख रुपए का उसमें लिखा होगा कि अगर आप इस 36 महीने के पहले बिना किसी रीज़न के या बिना किसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के आप जॉब को छोड़ते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान का जो भी खर्च होगा ना वो आपसे बियर किया जाएगा, आपसे वापस लिया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? से यस या नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि during the period of training with the company or any institution or factory under in which the employee trainee undergo training, the employee trainee shall faithfully, sincerely and honestly take training in such company, institution or factory, keep it secret and shall obey orders and shall not directly or indirectly take part or engage in other trade, business, services or occupation. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली चीज़ें बताई गई है कि जब आप एक बार इनरोल्ड हो जाते हैं गुजरात मेट्रो के साथ तो उसके बाद आपको कहीं और भी आप आर्थिक रूप से नहीं शामिल हो सकते हैं या कोई और व्यवसाय में नहीं शामिल हो सकते हैं। आपको पूरी तरह से इंटीग्रिटी रखनी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो ये पैराग्राफ भी क्लियर है? से यस या नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यू विल बी रिपोर्टिंग टू जनरल मैनेजर ओएम थ्रू रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग हायरकी अथॉरिटी एज डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी। तो आपकी जो रिपोर्टिंग होंगे वो जीएम ऑपरेशन होंगे। यू सेल सर्व द कंपनी और एनी एसोसिएटेड और अलाइड कंसर्न इन सच कैपेसिटी और पोस्ट एट एनी लोकेशन इन इंडिया, ये ऑलरेडी बताया गया है। यू विल अबाइड बाय HR पॉलिसी एंड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल of the company as may be in force from time to time, or if any violation made would render you liable for disciplinary action including removal from the job. आई थिंक ये तो हमने आप लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट की जो क्लास ली थी उसी समय बताया हुआ है। यस या नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, this training offer is subject to satisfactory verification of your record or education or claim of your reservation category and clearance from any secrecy or service agreement that you may have executed with your earlier employer which could have bearing on your working with us. यानी कि यहाँ पर एक चीज़ ये बोला गया है कि आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि सपोज अगर नॉर्मली आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पर कि आपको यहाँ आने के लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत थी और आपने नहीं लिया है और अगेन अभी भी आपकी लाइबिलिटीज़ वहाँ पर कुछ है, तो ये सब चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। तो नॉर्मली ये सब चीज़ें उतनी होती नहीं है बट लिखने के लिए बताया गया है कि ये चीज़ें हों। प्राइवेट वालों के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको NOC लेना है या नहीं लेना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये इंपॉर्टेंट है। Next, this letter of training offer is based on the information furnished in your online application for the employment and during this discussion and interviews you had with us. If at any time in future it comes to light that any of this information is incorrect or any relevant information has been withheld, then your employment is liable to be terminated without notice. इसमें यही चीज़ बताई गई है जो हमने पहले 6वें और 7वें में देखा था। अगर आप किसी भी तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए हैं और उसके बाद आपने नौकरी ली है तो नौकरी लगने के बाद भी अगर वो इन्फॉर्मेशन पता जानकारी होगी तो भी आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा, दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 11 मार्च 2024। इफ़ यू डू नॉट कन्फर्म एंड
एक्सेप्टेंस विद इन 3 मार्च 2024 ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस ऑफर of trainee station controller train operator, then GMRC Limited has right to withdraw the training offer। तो ये है जो आप लोगों ने बात की थी कि 2 दिनों के अंदर जो है आपको, जैसे कि आज 1 तारीख हो गया, तो 2 दिनों के अंदर यानी 3 तारीख तक आपको कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन का क्या प्रोसेस होगा उसको हम लोग देखते हैं आगे। वी वेलकम यू टू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड लुक फॉरवर्ड फॉर योर इफेक्टिव लर्निंग for the contribution to the growth of the organization and yourself. On the date of joining, please bring the following documents for verification and submission। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। ओरिजिनल एंड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी कि 10th ऑनवर्ड्स जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन रहा हो या इसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसका आपको ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना है और फोटो कॉपी भी ले करके जाना है। सेकेंड, ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ रिसेंट डेट, जो लेटेस्ट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका ओरिजिनल भी ले जाएंगे और फोटो कॉपी भी लेके जाएंगे। नेक्स्ट है सियोरिटी बॉन्ड, जो 300 रुपये का था, 2.5 लाख का, वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड एज पर योर सियोरिटी अमाउंट मेंशन, यानी 2.5 लाख रुपये का। नेक्स्ट है रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एनी। तो ये मोस्टली एप्लीकेबल है जो अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, प्राइवेट वाले के लिए उतना मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ योर आईडी प्रूफ, दैट इज पैन कार्ड आपका हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इसके भी ओरिजिनल और सॉफ्ट कॉपी आपको लेके जाना है। रेसिडेंशियल प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, तो ये हम लोगों ने पहले भी बात की है, इसके थ्रू वो एड्रेस को कंफर्म करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज एंड 2 नोज ऑफ स्टाम्प साइज कलर्ड फोटोग्राफ। अगर आप लोगों के पास फोटोग्राफ नहीं है तो आप फोटोग्राफ को खिंचवा लीजिए जो रिसेंट हो आपका। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एप्लीकेशन के टाइम में दिया था वही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा है 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज और 2 स्टाम्प साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको। इफ़ यू फेल टू ब्रिंग द अबव डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिस ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू विदड्रॉल, तो नॉर्मल चीज़ें लिखी गई हैं। काइंडली साइन एंड रिटर्न टू अस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस ऑफर लेटर एज पर योर एक्सेप्टेंस। देखिए यहाँ पर आपका आंसर मिल गया, जो आपने यहाँ पर बात की थी कि काइंडली साइन एंड रिटर्न टू अस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेटर एज पर योर एक्सेप्टेंस, विश यू ऑल द बेस्ट। यानी कि जो आपको ये ऑफर लेटर आपके नाम से बाकायदा मिला है, 2 पेज का है, इसकी आप फोटो कॉपी लीजिए और इसी फोटो कॉपी पे आप लिख दीजिए कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफर लेटर एंड ऑन डेट दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, उसी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में यहाँ पर अटैच करके अपलोड कर दीजिए और उसी का हार्ड कॉपी जब आप जाएंगे तो उसको आप जमा करेंगे। इज इट क्लियर? से यस या नो? सर नीचे योर एक्सेप्टेंस की जगह सिग्नेचर करने की जगह दी हुई है, तो लिखना भी पड़ेगा या सिग्नेचर ही करनी है सिर्फ? नहीं, यहाँ पर जगह कहाँ पर दी हुई है? अच्छा, यहाँ नीचे दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको अपना साइन करना पड़ेगा और बाकी डिटेल भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सपोज मान लीजिए प्रतीक का है तो प्रतीक अपना साइन कर देंगे जो नॉर्मल साइन होता है। उसके अलावा अपनी डिटेल्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो इन्हीं का ही है, तो कोई दूसरा तो इनका लेगा नहीं, तो ये ऑलरेडी यही खुद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अब इसी एक्सेप्टेंस रजिस्टर सिग्नेचर जो है इसको आपको अपलोड करके और फिर भेज देना है। Kindly sign and return to us the duplicate copy of this offer letter as your acceptance। और यही है acceptance, आपको इसी के बारे में बोला है कि this offer is valid till 11 March 2024 if you do not confirm the acceptance within 3rd March 2024 on the receipt of this offer, the GMRC Limited has the right to withdraw the training offer to you। तो यहाँ अभी भी कोई डाउट है क्या आप लोगों को? से यस या नो? नो सर, माय डाउट इज क्लियर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मच। तो इसको आपको सभी लोगों को इसकी कॉपी ले लीजिए प्रिंट आउट करा करके और उसके बाद साइन कर दीजिए और बाकी जो डिटेल्स है वो भी आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। डेट और टाइम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेटर मिस हो जाए या टेक्निकल इशू हो जाए, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने इस डेट को इस टाइम से। वैसे अगर आप बाद में भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं होता है, बट अगर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ब्लैक एंड वाइट में तो हमें उसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए, राइट और रॉन्ग?
राइट सर। ओके, तो ये तो था आपका ये चीज़ें यस जिसको सर। हाँ, तो ये हमने ये देखा। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं क्या? एक श्योरिटी बॉन्ड का भी बताया कि इसमें दिया है। आई थिंक किसी और स्टूडेंट ने भेजा हुआ है वो, ये रहा। ये है श्योरिटी। तो देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर अरेंजमेंट ऑफ श्योरिटी बॉन्ड। तो नोट पे का प्लीज नोट दैट दिस श्योरिटी बॉन्ड शैल बी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ वैल्यू एज पर स्टेट रूल्स। श्योरिटी ऑफ मदर एंड फादर ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कि जो आप श्योरिटी बनाएंगे जिसको भी ना, वो आपके मम्मी और पापा के अलावा कोई और होने चाहिए। नेक्स्ट है प्लीज अटैच द सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पर्सन साइनिंग एज ए श्योरिटी। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जिससे भी आप श्योरिटी करवा रहे हैं अपने रिलेटिव या किसी से भी, तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आइडेंटिटी प्रूफ की भी इसके साथ अटैच होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ द श्योरिटीज, फोटो एंड आईडी कॉपीज ऑफ दी टू बी अटैच अलॉन्ग विद द श्योरिटी बॉन्ड। यानी कि जो भी श्योरिटी होंगी उनकी डिटेल्स, उनकी फ़ोटो, उनकी आईडी प्रूफ की कॉपी, ये सारी चीज़ें भी होगी। यहाँ साइड में लिखा हुआ है राइट साइड में, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट ऑन बॉन्ड पेपर, दीज आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, इंस्ट्रक्शंस जो बताया गया है। से यस या नो? पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऑल क्लियर? हेलो। यस यस। हाँ जी सर, इसमें पेरेंट्स का मना किया है, तो ब्रदर का तो चलेगा ना? हाँ, ब्रदर का चलेगा, क्योंकि इन्होंने मदर एंड फादर के लिए मना किया है, तो मदर और फादर श्योरिटी नहीं हो सकते हैं, तो वो ब्रदर होंगे आपके या कोई भी XYZ हो सकते हैं। ओके सर। लेकिन इन सब चीज़ों में नॉर्मली उनको श्योरिटी बनाया कीजिए जो किसी रिलेटिव में हो और किसी अच्छे पोस्ट पर हो, ओके ओके तो वो सर। ज़्यादा मच बेटर होगा। कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट बेटर ऑप्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी बॉन्ड में ओके क्या है आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, इस पेज का सॉफ्ट कॉपी, जहाँ पर भी आपका जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बनाते हैं उनको आप क्या करेंगे, ये सॉफ्ट कॉपी मेल कर देंगे या व्हाट्सअप कर देंगे, और उनको बोलेंगे कि इसका प्रिंट आउट निकाल देने। ये प्रिंट आउट जो निकलेगा ध्यान रखिएगा, ये आप कई बार बच्चे गलती करते हैं। आप देखेंगे कि जो ये पेज है ना, इसके ऊपर में ये वाला स्थान ब्लैंक छूटा हुआ है, यस या नो? ये वाला जो हिस्सा है मैं आपको दिखाऊं, सर। पेज का जो ऊपरी हिस्सा है ये छूटा यस हुआ सर। है ब्लैंक। एक्चुअली इसी में स्टैम्प पेपर आते हैं, जो आप कह रहे हैं ना 300 रुपये वाला स्टैम्प पेपर, जो कि 2.5 लाख रुपए का, यहीं पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स होंगी। और ये उनको पता होता है जिनसे आप जाएंगे बनवाने के लिए, इसके अंतर्गत क्या क्या फॉर्मेट्स आते हैं, तो वो सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पर होगा कि फर्स्ट पार्टी में किसका नाम होगा, सेकेंड पार्टी में किसका नाम होगा, कितने रुपए का है, बाकी चीज़ें वो उनको सभी को पता होता जो ये काम करते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, वे श्री है दिस, तो आपका नाम आ जाएगा, सन एंड डॉटर और वाइफ ऑफ, तो आपके मम्मी पापा का नाम हो जाएगा, आपकी एज क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन आफ्टर अगर आप चले तो यहाँ पर एंड वेयर हैज सी हैज़ बीन एग्रीड टू सर्व द कंपनी, तो फिर अगेन आपका ही नाम आ जाएगा। द कंपनी सेट दैट द सी हैज एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, अगेन आपका ही नाम आ जाएगा, एग्रीमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको वहाँ पर देना है। अब यहाँ पर ये है श्योरिटी, वेयर इज, ये दो लोग जो होंगे ना ये श्योरिटी होंगे और उनका नाम होगा। जो भी आप XYZ पर्सन को देंगे उनका नाम होगा, या फिर XYZ पर्सन होंगे उनका नाम होगा, और सेट दैट किसके लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका नाम होगा, और अकॉर्डिंगली इतने रुपए का 2.5 लाख रुपए का श्योरिटी है, वो चीज़ें होंगी। द कंपनी हैज़ वाइड इज लेटर नंबर डेटेड इन गिवन, तो ये आपको जो जो लेटर आपको अभी यहाँ पर दिया गया है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें और उसका डेट आ जाएगा, ये चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ करके चले जाइएगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ HR के पर्सन होते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे किस प्रकार क्या करना है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें साइन वाइन कराना है कि साइंड एंड डिलीवर्ड बाय, तो श्योरिटी जो होंगे, पहले श्योरिटी और सेकेंड श्योरिटी, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका सिग्नेचर यहाँ पर, वो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। इज इट क्लियर? से यस या नो? क्लियर है सभी को?
जी प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, तभी तो समझ में आएगा ना। सर जो हाँ सर। सिक्योरिटीज होते हैं उनको लेके तो नहीं जाना होता ना, नहीं उनका खाली लेकर, हमने अभी। कोई लेके नहीं जाना, केवल उनके नाम, साइन, सिग्नेचर चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता। ओके सर, समझ गया सर। बस आपको अकेले जाना है, एकदम फ्री होके आराम से नाश्ता वास्ता करके जाइए और वहाँ पे सारी चीज़ें करके जाइए, कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत ही बेसिक है, कुछ दिक्कत नहीं होगी इन सब चीज़ों को करने में। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं ना, उनमें से किसी का हम्म। एक सिक्योरिटी बॉन्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप उसको देख करके चीज़ें फिल कर लें। ठीक ओके सर, रहेगा? उससे हेल्प हो जाएगी। हाँ, उससे यस आइडिया सर, मिल वो जाएगा, बहुत एरर जरूरी है। के चांसेस कम होंगे आप लोगों के। ठीक है, जी सर, बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज़ें थी जिसको कि हमने बताया आपको अभी की क्लास में। अब आप बताइए, आप लोगों का कुछ कहना है तो। सर वे वीडियो आप अपलोड करेंगे फिर यूट्यूब पे? अपलोड। हाँ, आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर कर देंगे। कर देना सर, हाँ तो क्या है सर, कि बाद अपलोड में फिर करना। से आपको पूछना नहीं पड़े हमें। ठीक है, चलिए तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को। आप लोगों की सहमति हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी मुझे ये बताइए कि अब आप लोगों को कैसा लग रहा है फाइनली। जी। हेलो सर। हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। हेलो। वेट वेट अ मिनट प्लीज़। जी। चलिए, तो आप सभी लोग हैं लाइव, कोई भी कैमरे के सामने आकर के अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। हेलो सर। जी जी, नाम के साथ बोलिए। सर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। ये सिद्धार्थ। सर कितने नंबर तक अभी वो मेल कर सकते, मेरिट नंबर? कितने नंबर तक मेल कर सकते हैं, दोबारा बताइए सिद्धार्थ, नहीं समझ में आई हाँ बात। सर, अब मेरिट का नंबर मेरा 140 है, तो वो लोग कहाँ तक कर सकते हैं वो वो मेल, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कुछ? ना कि जो इनिशियली आप सभी लोग हैं 150 के, तो 150 को कॉल किया जाएगा। लेकिन आप हम्म ये मत सोचिए कि सभी बच्चों को एक साथ कॉल किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि हम्म जो भी ट्रेनिंग के बैचेस बनते हैं ना, या जो हम्म ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आपको ले ज्वाइनिंग दे दी तो 16,000 रुपये का मीटर चालू हो जाएगा, यस या नो। हाँ हाँ, यस सर। तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगले 3 महीने में समझ लीजिए आप सभी लोगों को बुलाएंगे। हो सकता है थोड़ा डिले हम्म, भी हो जाए, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बट वो मेरिट के ऐसा है ना। वाइज ही बुलाएंगे, ऐसा नहीं कि जिसको मन हुआ XYZ कहीं से भी बुला ले। बराबर सर। ठीक है, तो ओके ओके सर, हाँ, तो थैंक यू। सिद्धार्थ कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए। सर अभी मेल नहीं आया, इसलिए थोड़ा अच्छा, थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वसनेस है, हाँ लेकिन प्रोविजनल लिस्ट में नाम है तो। हाँ, प्रोविजनल लिस्ट में तो सर 140 139 है मेरा। तो ये तो श्योर है कि आपका तो कॉल आएगा 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन सर थोड़ा नर्वसनेस है इसलिए सर। अच्छा, कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? ओके। हेलो सर। हाँ देव। सर एक बंदा ग्रुप में था जिसका रैंक 99 है और वो यूआर कैटेगरी का है जी और जी उसको लेटर आया है। जी जी। तो क्यूआर कैटेगरी उसका के क्या? हैं और 99 रैंक है उनका। हाँ, तो वो ग्रुप में बोल रहे थे कि हम्म। मेरा मुझे लेटर आया है। तो अगर तो फिर यही चीज़ मैंने बताया ना कि पिछली बार भी हमने देखा था कि बच्चों के लेटर थोड़े लेट भी आए थे। तो आज रात तक वेट कर लीजिए, हो सकता है कि जितने लोग होंगे मैक्सिमम लोगों के पास लेटर आ जाए। मेरी भी कैटेगरी यूआर है और मेरे मेरे रैंक 114 है सर। ओके, 114 है तो आपसे पहले वाले का आया है। आपके बाद वाले का हम्म। आता तो फिर आपके लिए चिंता की बात होती, जैसे कि करण बता रहे थे कि SC अच्छा। कैटेगरी में ही है और उनके बाद वाले का आ गया है, उनका नहीं आया है। तो मुझे लगता है रात तक में आ जाएंगे। तो सर मेरा तो आ ही जाएगा ना, 150 के अंदर है तो मेरा। 100% आएगा देव। थैंक यू सर, वही आपसे हाँ जानना बिल्कुल था सर। बिल्कुल, 100% आएगा। जो भी 150 के नीचे है उनका तो 100% तय है कि आएगा ही आएगा। बाकी नहीं, जो वो रोस्टर सर वाला। मैं। सर वो सर। रोस्टर वाला था ना, इसलिए सब थोड़ा कंफ्यूजन था कि नहीं, अभी आएगा कि नहीं आएगा। रोस्टर को हमने समझा है और समझाने का भी प्रयास किया, आप लोगों ने भी हेल्प किया है। बाकी जो हम्म। कल की मैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, सपोज विशाल है और कोई है, उनसे बात हम्म। करके और क्लैरिफिकेशन के साथ बता दूंगा। कोई बात नहीं सर, ये वीडियो अपलोड कर देना, तो क्या है कि हमें बार बार वो पूछना ना पड़े, कि हमें सीधा सॉल्यूशन जब भी चाहिए तब हमें हाँ हाँ लेटर आए तो बिल्कुल फिर से प्रोसेस नहीं करना पड़े बिल्कुल जब बिल्कुल हमारा मेल आए तो। बिल्कुल बिल्कुल देव। एनीवन एल्स जो ओके। हमारे स्टूडेंट हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट सर। से यहाँ तक का सफ़र तय किया है, कुछ शेयर करना चाहते हो? सर मेरा 110 रैंक है और SC BC कैटेगरी। यस मैम।
तो सर होगा। 100% होगा मयंक। ओके। देखिए मैं आप लोगों को शुरुआत में ही वीडियो के बताया हूँ कि आप लोग होप रखिए, 4 कारण हैं जिसके कारण आप सभी लोगों को कॉल आएगी। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। एनीवन एल्स, कोई जो बताना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? एनीवन? प्रतीक कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, थैंक यू। ओके ओके। और किशन का मैसेज है कि सर ज्वाइनिंग लेटर एक बार दिखा दीजिए, वीडियो अपलोड होगी तो देख लेंगे आप। ठीक है चलिए, तो अगर कुछ नहीं है आप लोगों के क्वेश्चंस, कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मुझे टैग करके, जब भी मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। बाकी मैं एक चाहूँगा कि जो सियोरिटी बॉन्ड का कॉपी हो किसी स्टूडेंट का तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, सर ये 11 मार्च को ज्वाइनिंग ही है या रिपोर्टिंग ही ज्वाइनिंग है, है? ज्वाइनिंग है। ओके सर, ठीक। वो क्लियरली उसमें पढ़ा हुआ है, लेटर में उसमें क्लियरली बताया गया है। मयूर आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ किशन, किशन बोलिए। हाँ सर, अभी ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद फाइनल लोकेशन कहाँ पे आएगा वो कब तक पता चल जाएगा? ये सब कुछ चीज़ें जो डिपेंड करती है ना, वो जीएमआरसी के ऊपर डिपेंड करती है। जहाँ पर ओके। स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी वो वहीं पे पहले भेजेंगे। ओके। और जो ट्रेनिंग भी होती है ना, वो इस प्रकार होगी कि पहले तो आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, वो भी 15 दिन 1 महीने के करीब की होती है। उसके बाद और मोस्टली यही देखा गया है कि जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है वहीं आपकी पोस्टिंग भी होती है। ओके एनीवन एल्स? सर, उसमें कुछ प्रेफरेंस ऐसा होता है कि ये सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ अपने प्रेफरेंस वो पूछेंगे वो आपसे लोग? जब ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, जब ट्रेनिंग खत्म होने वाला होता है, जब फाइनल एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं, तो उस ओके। समय आपसे वो पूछते हैं कि आपका क्या प्रेफरेंस है। आपको वो 3 ऑप्शन देंगे, नॉर्मली हर मेट्रो में यही होता है कि आप अपनी ओके। प्रायोरिटी दे दीजिए कि आपको कौन सी लाइन चाहिए, कौन सा स्टेशन चाहिए, कौन सा शहर चाहिए। अकॉर्डिंगली वो आपकी सुविधा के अनुसार और अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को करते हैं और आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। ओके। क्योंकि ओके, जितना गॉट इट आप सर। मेंटली हैप्पी होंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैप्पीली आउटपुट होगा। यस या नो? एग्जैक्टली सर। यस। जी, और कोई? ठीक है चलिए, तो फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा हो, और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हेलो हो। सर। जी बताइए हेलो, प्रतीक। एक सवाल याद आया सर। हाँ प्रतीक बोलिए। तो उसमें लिखा है ना सर कि अगर ट्रेनिंग के समय में भी अगर सूरत में अगर सपोज के चालू हो गया कोई फेज यू रूट जी। मेट्रो का, हाँ हाँ, तो वो हमें ट्रांसफर दे सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है ना अंदर सर? बिल्कुल ट्रांसफरेबल बिल्कुल। ऐसा कुछ लिखा है ना? देखिए वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आपको कहाँ पर दे। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, मतलब ट्रेनिंग तो एक हम्म, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगा, उसके हाँ अलावा हाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं ना, ओजेटी, ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑन जॉब हाँ हाँ। असाइनमेंट, वो जहाँ होती है नॉर्मली पोस्टिंग भी वहीं पे होती है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है कि बैचेस के अकॉर्डिंग होंगे, जरूरी नहीं आप सभी लोग स्टेशन कंट्रोलर बने। ट्रेन ऑपरेटर हम्म। में भी कई लोग जाएंगे, कई लोग स्टेशन कंट्रोलर में भी जाएंगे। आपसे प्रेफरेंस भी पूछा जा सकता है ट्रेनिंग के दौरान कि हम्म। आप क्या बनना चाहते हैं, स्टेशन कंट्रोलर बनना चाहते हैं या ट्रेन ऑपरेटर बनना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को ओके। करेंगे। और आपकी हम्म। पोस्टिंग भी पहली प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन की होगी, वो क्या चाहती है, दूसरा वो आपसे पूछेंगे। ओके, मगर ऐसा अगर सूरत में रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे हम ले सकते हैं ना, ट्रांसफर मिल सकता है ना, हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल मिल सकता है। उसके अलावा एक म्यूचुअल ट्रांसफर का भी होता है। जैसे सपोज मान लीजिए प्रतीक को सूरत पसंद है और विशाल परमार को अहमदाबाद पसंद है, दोनों को अपोजिट मिल गया, तो वो म्यूचुअली भी आप एप्लीकेशन एचआर को दे सकते हैं कि वी बोथ आर म्यूचुअली एग्री टू एक्सचेंज आवर पोस्टिंग। ओके ओके, बस यही सवाल था, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है चलिए, तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन इन मीटिंग। और आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी हम लोग करते रहेंगे, राइट। और पार्टी भी बाकी है। हाँ, पार्टी बाकी है सर। हाँ, तो पार्टी जितने भी लोग साइको पास किए हैं सभी के लिए होगी। ज्वाइनिंग डजंट मैटर, बस एक बार ज्वाइनिंग हो जाए सभी लोगों का तब करेंगे, ओके, राइट। राइट। ठीक है, चलिए तो फिर गुड नाइट एंड टेक केयर एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 241 कैंडिडेट्स। ओके, चलिए बाय।